वेलकम टू एग्जाम सॉल्यूशन। दिस इज शिव गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण विषय का महत्वपूर्ण आज का जो टॉपिक है एनसीईआरटी से है, जिसमें हमने शामिल किया है जल, वन, वर्षा और इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे सारे के सारे जो वीडियो हैं मिलते रहें। अगर आप पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को, जो आपको इमेज के स्लाइड के साथ आगे वीडियो मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं जल के बारे में, यानी कि वाटर के बारे में। अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं, जो पृथ्वी बनी है, यानी कि 71% उसमें क्या है, जल है, और बाकी का बचा क्या है, 29% जो आपका है स्थल शामिल है। अगर हम बात करते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, एक तरीके से बात कर लेते हैं। पृथ्वी अगर ये है तो उसमें क्या है, 71% जो जल है, बाकी का जो बचा भाग क्या है, 29% जो है स्थल है, जिसमें क्या है, लोग रहते हैं। अगर हम बात करते हैं जल में क्या शामिल, हमारा समुद्र शामिल है, यानी कि जो पृथ्वी पर समुद्र के जो भैया एक क्षेत्रफल है बहुत ज़्यादा है, जो स्थल का क्षेत्रफल बहुत कम है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इतना पृथ्वी पर जल है तो पीने योग्य जल कितना है, तो पीने योग्य जो जल है भैया बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम बात करते हैं जो समुद्री जल है कितना है, जो खारा पानी है या नमकीन पानी है, वो कितना है, 97.5% है। किसका, 100% का 97% क्या है, खारा जल है, जिसको हम पी नहीं सकते। अगर पीना चाहेंगे तो क्या है, इसको एक महंगी प्रक्रिया के तहत इसको हम जल अगर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज जल जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से इसको पीने योग्य यूज नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं तो बहुत महंगा पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्रेश वाटर, अब बचा जो हमारा पीने योग्य वाटर है, जो अपने हम डेली कार्य में यूज करते हैं, खेती की सिंचाई में यूज करते हैं, यानी कि कारखाने वगैरह हर जगह जो यूज किया जाता है, वो कितना है, 2.5%, जिसको बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा बर्बाद भी किया जा रहा है। अब हम बात करने वाले हैं 2.5% जल कहाँ कहाँ पर है। इस 2.5% में भैया 60% तो आपका ग्लेशियर है, यानी कि बर्फ़ के रूप में जमा, चाहे हम हिमालय एवरेस्ट की बात करें, उसके अलावा चाहे हम बात करें उत्तरी गोलार्ध की, है ना, एक तरीके से उत्तरी गोलार्ध में चले जाए, उत्तरी गोलार्ध में चले जाएँ, चाहे दक्षिणी गोलार्ध में चले जाएँ, जो आपकी बर्फ़ जमी हुई है ना, उसमें भी क्या है, ग्लेशियर शामिल है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो पानी हम लोग पी पाते हैं, यूज कर पाते हैं, खेतों में यूज कर पाते हैं या सिंचाई में यूज कर पाते हैं, वो कितना है भैया, ये कितना है, ग्राउंड वाटर वाला। उसके अलावा हमारा कौन सा है, लेक और रिवर वाला, है ना, कौन सा, लेक और रिवर वाला, और कौन सा है, ग्राउंड वाटर वाला। ग्राउंड वाटर कितना है, 30% है, किसमें, 2.5% का, और लेक रिवर दोनों मिला के कितना बन जाता है, 10% बन जाता है। ये हमारी जल के बारे में हमने आपको डिटेल दे दी। चलते हैं आगे, देख लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में, क्या क्या इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 21वीं एजेंडा जो है 1992 में ब्राज़ील में यूएन कांग्रेस में, है ना, यूएन कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, कॉन्फ्रेंस है, में विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय हुआ, है ना। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। विश्व जो जल दिवस है कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। ये 21वां एजेंडा है, कहाँ पर हुआ था, 1992 में ब्राज़ील में हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे नियम रखे गए थे, जल को किस तरीके से हम बर्बाद होने से बचा सकते हैं, है ना। इसकी अगर शुरुआत करते हैं तो पहली बार कब मनाया गया था, 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था, 1993 में पहली बार से स्टार्ट किया गया था। और कहाँ पर इसकी एक मीटिंग रखी गई थी, किसवीं एजेंडा, 1992 में ब्राज़ील में की गई थी। किसके लिए, अपने जो पीने योग्य जल है उसको बचाने के लिए। चलते हैं आगे, देख लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जल के उपयोग के बारे में, कि जल का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। यूज ऑफ वाटर के बारे में बात करने वाले हैं। जल के उपयोग, खाने पीने तथा शारीरिक क्रिया के लिए हम क्या है, जल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इसमें देख सकते हैं, नहाने के लिए, पीने के लिए, इस तरीके से हम क्या है, जल का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, जल प्राकृतिक तौर पे क्या क्या घर पे क्या करते हैं, जल को गर्म करने के लिए हम खौलाते हैं गैस पे या किसी तरीके से उसको गर्म करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गर्म पानी का स्रोत जो है मणिकर्ण यानी कि कुल्लू में, कुल्लू मनाली की हम बात करते हैं, वहाँ पे क्या है, प्राकृतिक गीजर, एक तरीके से वहाँ पे क्या है, पानी जो है बिल्कुल अपने आप गर्म हो जाता है ना, कुल्लू मनाली में। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम बात करें जल के बारे में, यानी कि जो 1 किलोग्राम जो गेहूं होता है ना, इसके उत्पादन के लिए कितना जल बर्बाद होता है, यानी कि 1500 लीटर पानी चाहिए। कितना, 1 किलोग्राम जब गेहूं की पैदावार होती है तो 1500 लीटर जो है पानी
चला जाता है, यानी कि उसको 1500 लीटर की पानी की आवश्यकता होती है 1 किलोग्राम जल के लिए। चलिए हम जान लेते हैं शहर और नदियों के नाम, जहाँ पर यानी कि शहर है, किस शहर में कौन सी नदी निकलती है। अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में कौन सी नदी है, यमुना है। अगर बात करेंगे आगरा में तो आगरा में भी यमुना है। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ में कौन सी है, गोमती है। उसके अलावा अगर पटना की बात करते हैं तो पटना में क्या, गंगा। उज्जैन की बात करते हैं उज्जैन में क्या है, शिप्रा। अगर कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में क्या है, गंगा है। इसके अलावा कन्नौज में भी गंगा है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके हैं सीटेट एनसीईआरटी के तहत ईवीएस में जो पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा और अपने नोट्स जो हैं मेंटेन करते चलते। और जो क्योंकि नोट्स जो है आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के टाइम आप नोट्स में रिवीजन करेंगे जो आपके एकदम कंटेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब हम जानते हैं वन के बारे में। वन के बारे में अगर हम बात करेंगे फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट की अगर बात करें भारत में जो है 23.81 यानी कि लगभग में 24% मान लो क्या है, भूमि पर वन है। यानी कि भारत में जितनी भूमि है ना, भूमि कितनी है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत में भूमि है। अगर बात करते हैं भारत के बारे में तो विश्व का जो क्षेत्रफल है भारत कौन सा है, 7वें नंबर पे आता है विश्व के क्षेत्रफल में भारत। अब हम बात करते हैं अगर भारत में वन कितने इसमें है, 23.81% जो भूमि है ना इस पर क्या है, वन है। उसके अलावा अगर भूमि की अगर बात करते हैं कितने हेक्टेयर पर है, जंगल की बात करते हैं तो क्या है, 7.83 करोड़ हेक्टेयर पर भूमि पर क्या है, वन है। इस प्रकार अगर हम बात करते हैं तो भारत का स्थान जो विश्व में है वन के हिसाब से 10वें स्थान पे आता है। यानी कि वन के हिसाब से अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत आता है 10वें स्थान पे वन के हिसाब से, और टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 7वें स्थान पे। लेकिन एशिया में अगर बात करें, एशिया में वन के हिसाब से भारत आता है 4थे स्थान पे आता है भारत एशिया में वन के अकॉर्डिंग। अब हम बात करने वाले हैं भारत में सबसे ज्यादा वन जो है कौन से राज्य में है, कौन से राज्य में, इसको आंसर हो जाएगा आपका एमपी राज्य में है। एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, इसको आंसर आपको क्या है, कमेंट्स में देना पड़ेगा। अब हम पूछेंगे अगर परसेंटेज के हिसाब से किस राज्य में जो है वन है, इसका आंसर हमें आप कमेंट्स में दीजिएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा है, आपका मध्य प्रदेश है। अगर और पूछा जाए परसेंटेज के हिसाब से तो परसेंटेज के हिसाब से आपको आंसर देना है, आपको हमें कमेंट्स में। चलिए अब हम जानते हैं विश्व में सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा वन नंबर 1 पे आता है आपका रसिया, दूसरे पे आता है ब्राजील, तीसरे पे आता है आपका कनाडा, और चौथे पे आता है यूएसए यानी कि अमेरिका, और 5वें पे आ जाता है आपका कौन सा, चाइना। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम जान लेते हैं बारिश के बारे में, यानी कि जल चक्रण के बारे में। बारिश कैसे होती है, फिर भाप के रूप में बन जाती है, फिर बारिश हो जाती है, यानी कि इसके बारे में हम जानने वाले हैं, यानी कि बारिश है ना, बारिश के बारे में बात करने हैं। अगर हम बात करेंगे जो समुद्री जल होता है या कोई भी नदी का जल होता है, खेतों में जल होता है, कहीं भी होता है, क्या है, धूप निकलती है, धूप द्वारा क्या है, जल भाप के रूप में सोख लिया जाता है। जब ये जल क्या ऊपर चला जाता है एक तरीके से भाप के रूप में, फिर क्या हो जाता है भैया, संघनन के बाद, बादल संघनन के बाद बरसते हैं, एक संघनन क्रिया होती है, इसके बाद क्या फिर बरस जाते हैं, बरसने के बाद नदी द्वारा जितना यूज हो जाता है, यूज होने के बाद फिर से क्या समुद्र में चले जाते हैं। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया जल चक्रण, है ना, जल चक्रण यही है। अगर ऐसा ना हो तो जल अब तक क्या है, खत्म हो जाता, क्योंकि यूज करने के बाद जल खत्म हो जाता अगर बारिश ना होती। चलेंगे नेक्स्ट पर। अब हम बात करने वाले इंद्रधनुष के बारे में। बारिश आने पर इंद्रधनुष क्या है, दिखाई देता है, जो सूर्य के विपरीत दिशा में दिखता है। आपने देखा हो, कभी भी अगर देखा होगा, इंद्रधनुष जो है आपको हमेशा दिखा होगा क्या, पूर्व पश्चिम में दिखा होगा अधिकतर। उसके अलावा सूर्य के विपरीत दिशा में ही दिखा होगा। अगर सूर्य क्या पश्चिम में है तो आपको क्या है, ईस्ट में दिखा होगा, है ना। उसके अलावा अगर सूर्य जो है ईस्ट में है तो अब क्या पश्चिम में क्या है, इंद्रधनुष दिखा होगा। इंद्रधनुष की अगर बात करते हैं इसमें कितने कलर होते हैं, इसमें 7 कलर होते हैं, है ना। फलता ये क्यों होता है, ये भैया फलता अपवर्तन परावर्तन व प्रकाश के विक्षेपण का निरूपण के द्वारा क्या होता है भैया, ये होता है क्या, आपका इंद्रधनुष बनता है, रेनबो जिसको हम बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं इंद्रधनुष के बारे में तो ये क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर बनता है और सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। अगर हम बात करते हैं बारिश के बारे में, यानी कि वर्षा के बारे में, अधिक बारिश से क्या है, बाढ़ आती है, भूस्खलन व मृदा अपरदन होता रहता है, यानी कि मिट्टी का कटाव भी होता है। बारिश से भूजल स्तर जो है ऊपर आ जाता है, यानी कि भूमि का स्तर भी बारिश से आ ही जाएगा ऊपर। जीवों व पौधों में चेतना का संचार हो जाता है, यानी कि रिचार्ज बाय द
रैन हो जाता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके अलावा जब बारिश होती है तो क्या है, गांव में लोग क्या करते थे पहले, अब क्या करते हैं टांका, यानी कि आंगन में पक्का गड्ढा बनाते थे पानी के प्रयोग करने के लिए। फिर क्या है कि बनाकर उसको वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बारिश ज़्यादा होती है तो एक पक्का एक तरीके से क्या है गड्ढा टाइप का बना लेते हैं, उसमें क्या है जल का संग्रहण करते हैं, जो अपनी रोजमर्रा की प्रयोग के लिए उसको यूज कर पाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। अब हम बात करने वाले पंचायत के बारे में। गांव में आपने अपने गांव में पंचायत करते हुए देखा होगा, पहले बहुत सारी जो पंचायत होती थी लेकिन इतनी अब नहीं होती हैं। तो पंचायत की अगर हम बात करते हैं, जो राजस्थान से आपका स्टार्ट हुई थी पंचायत की अगर बात करते हैं, तो पंचायत की अगर हम बात करें तो उसके बारे में आपका टॉपिक जो एनसीईआरटी के तहत पूछा जाता है। इसमें एक गाँव के बारे में वर्णन किया गया है कि भीमा संघ कर्नाटक के होलकुंडी गाँव की पंचायत का नाम है। ये क्वेश्चन आपका आता है कि भीमा संघ किसका नाम है, कर्नाटक के होलकुंडी गाँव की पंचायत का नाम क्या है, भीमा संघ, जिसमें बच्चों को भी शामिल किया गया है ना। जिसमें क्या है, पंचायत में देखा होगा बड़े बूढ़े लोग शामिल होते हैं, लेकिन भीमा संघ जो पंचायत है कर्नाटक की होलकुंडी गांव में, वहां पर क्या है बच्चों को भी शामिल किया गया है। ऐसा एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता रहा है। अब हम बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अलबरूनी के बात करने वाले हैं। अलबरूनी जो है इतिहासकार है, जो भारत में आया था। कहाँ का रहने वाला था ये भैया, उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। अलबरूनी नामक यात्री जो है उज्बेकिस्तान से भारत आया था, है ना। 1973 में अलबरूनी 1000 में जन्म दिवस पर भारत सरकार ने क्या है डाक टिकट जारी किया था। जो 1973 में भारत सरकार ने अलबरूनी के जन्म दिवस के 1000वें जन्म दिवस पर क्या है डाक टिकट जारी किया था। किसकी याद में, अलबरूनी के 1000 जन्म दिवस की याद में। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। अलबरूनी ने लिखा है कि तालाब के चबूतरे बड़े बड़े पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों को जोड़कर बनाए जाते थे। ये भारत के बारे में वर्णन किया है। जब भारत वो आया था तो उसने बताया कि तालाब के चबूतरे जो हैं बड़े बड़े पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरिये से जोड़कर बनाए जाते थे। क्या, तालाब के चबूतरे। उसने भारत के बारे में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसमें वर्णन किया है। इन तालाबों में भीड़ को परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि चढ़ने और उतरने के रास्ते अलग अलग होते थे। यानी कि रास्ते जो हैं काफ़ी थे और चढ़ने उतरने के रास्ते अलग अलग थे, जिससे क्या इसमें भीड़ नहीं होती थी। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में भारत के बारे में ये वर्णन किया है। अब हम बात करते हैं इतिहास के स्रोत के बारे में, यानी कि हिस्टोरिकल सोर्सेज की अगर बात करेंगे तो अध्यापक बच्चों को इतिहास का ज्ञान कराने हेतु इतिहास के स्रोत जैसे अलबरूनी की किताब, इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र आदि के बारे में बताएंगे। यानी कि जो अध्यापक हैं इन सब चीज़ों का प्रयोग करके बच्चों को इतिहास के बारे में बता सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको सारे वीडियो हमारे मिलते रहें। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको सारे के सारे जो नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर भी एग्जाम सर स्टडी सर्च करके जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली के डेली जो पीडीएफ है, उसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी और वीडियो की नोटिफिकेशन सब कुछ आपको उसमें मिलती रहेगी। चलिए दोस्त, मिलते हैं आपको अपने अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।